and welcome back. So, today's lecture is on the audit sampling, and we are going to be studying about the audit sampling today. So, before starting today's session, let me introduce you all to me. My name is Deepika Rathi और मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और पढ़ाना मेरा पैशन है. So that is why I'm teaching audit on the Unacademy platform. And हम अपने Unacademy platform पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं ऑडिट की, और हम हर एक चैप्टर ऑडिट का पढ़ रहे हैं. तो आपको अगर मेरे साथ पढ़ना है तो आप लोग Unacademy पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज माय कोड दैट इज DeepikaRathi एज अ डिस्काउंट कोड एंड अवेल एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन. ऑल राइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ऑडिट सैम्पलिंग पे है, और ऑडिट सैम्पलिंग की जितनी भी चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, ऑडिटर कब ऑडिट सैम्पलिंग यूज करता है, इसके सारे जो क्रक्स है वो आज हम अभी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ही आप अपना सीए इंटर क्लियर करके ऑडिट करने जाएंगे, आपके प्रिंसिपल जो है वो आपको ऑडिटिंग पे भेजेंगे. तो क्या होगा, आप जब कोई भी ट्रांजैक्शंस चेक करोगे, आप पूरे ऑडिट पे जाके जितने ट्रांजैक्शंस चेक करोगे आप सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करोगे. सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करना क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं पे भी जाते हो तो आप किसी भी ऑडिट करने किसी भी एंटिटी में जाओगे तो उस एंटिटी ने अपने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हुए हैं वो पूरे 1 साल के ट्रांजैक्शंस आपको चेक करने होते हैं. ठीक है, पर इज इट पॉसिबल कि आप 1 साल के ट्रांजैक्शंस, पता नहीं हजारों एंट्रीज होगी, हजारों ट्रांजैक्शंस, हजारों एक्सपेंस के, परचेज, सेल, कितने ट्रांजैक्शंस होंगे, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप हर एक ट्रांजैक्शंस को बैठ के चेक करोगे? ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है. तो क्या होता है, ऑडिटर ना सैंपल बेसिस पे चीजों को चेक करता है. ऑडिटर अपने क्या करता है, सैंपलिंग जो टेक्निक्स होते हैं वो यूज करके क्या करता है, ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और उस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करता है ये सैंपलिंग करके, और उस पे क्या करता है, अपना ओपिनियन फॉर्म करता है कि उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी तरह का मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पिज्जा खा रहे हो, ओके, तो आप एक स्लाइस पिज्जा का खा के आप बता देते हैं कि पिज्जा कैसा है, टेस्टी है कि टेस्टी नहीं है, राइट? इफ यू ईट, यू विल नॉट बी एबल टू ईट द एंटायर पिज्जा, राइट? आप क्या करोगे, एक स्लाइस खाओगे और आप स्लाइस खा के बताओगे कि पूरा पिज्जा कैसा है. तो इन द सेम वे, जब आप सैम्पलिंग करते हो तो आप क्या करते हो, कुछ सैंपल्स को चेक करते हो, उनको एनालाइज करते हो, उन पे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, और ये बताते हो कि वेदर इस पूरे अकाउंट में किसी तरह का मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है. ठीक है, तो हम 100% चेकिंग नहीं करते हैं, हम सैंपल बेसिस पे कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करते हैं, सैंपल करते हैं, और क्या करते हैं, अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट हेड पे. ठीक है, तो हम और भी एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स के साथ अपनी क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं. All right, so let's read. The definition is right in front of your screen, that what is the meaning of audit sampling. According to SA 530, SA 530 किस पे है, ऑडिट सैम्पलिंग पे है. वो बताता है कि ऑडिट सैम्पलिंग कैसे करना है. Audit sampling refers to the application of audit procedures to less than 100% of items. मतलब आपको जो अपने audit procedures लगाने हैं वो आप पूरे 100% आइटम्स पे नहीं लगाओगे, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगाओगे. आप क्या करोगे, कुछ ट्रांजैक्शंस को सैंपल के रूप में सिलेक्ट करोगे विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलेवेंस सच दैट ऑल सैंपलिंग यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद अ रीजनेबल बेसिस ऑन विच टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन. तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स 100% ऑफ द आइटम्स पे नहीं लगाएगा, पूरे पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, अगर आप परचेजेस चेक कर रहे हो, अगर आप परचेज के हेड को चेक कर रहे हो, परचेजेस में अब आपने हजारों परचेजेस किए हुए हैं, तो क्या आप इंडिविजुअली एक को तो नहीं चेक करोगे. तो आप क्या करोगे, आप कुछ सैंपल्स सेलेक्ट कर लोगे. ऑडिटर क्या करेगा, कुछ सैंपल सेलेक्ट करेगा उस एंटायर पॉपुलेशन में से. एंटायर पॉपुलेशन मतलब पूरे परचेज हेड में जितने ट्रांजैक्शंस है हम उसको पॉपुलेशन बोल रहे हैं, और उस पॉपुलेशन में से जो हम सैंपल
सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे, उन सैंपल्स को हम क्या करेंगे, उन सैंपल्स को हम एग्जामिन करेंगे, उन पे अपना ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, और जो हम सैंपल्स चूज करते हैं उन सैंपल्स को जब हम चूज करेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शंस जो होता है जिनको हम सैंपल के रूप में चूज करते हैं उनका इक्वल चांस होता है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। मतलब ऑडिटर अपने हिसाब से जो सैंपल्स चूज करेगा, ट्रांजैक्शंस चूज करेगा, पूरे पॉपुलेशन, पूरे अगर हम परचेजेस चेक करें, पूरे परचेज ट्रांजैक्शंस में से जो वो सैंपल चूज करेगा उन सैंपल्स पे हम ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, और हर जो ट्रांजैक्शंस वो चूज करेगा उसका इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद रीजनेबल बेसिस, फिर ऑडिटर क्या करेगा, उन पे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और ये रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें किसी तरह का मटीरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। तो ये होता है ऑडिट सैंपलिंग। सैंपल के बेसिस पे ऑडिट करने को बोलेंगे ऑडिट सैंपलिंग। आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है अभी तक क्लियर हो गई ऑडिट सैंपलिंग की। The objective of the auditor when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे मैंने आपको परचेज का एग्जांपल दिया कि अगर आप परचेज हेड को जाके चेक करोगे, वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स चेक कर रहे हो, उस एंटिटी के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अगर आपको सेल्स चेक करने हैं तो ऑडिटर सैंपल बेसिस पे सेल्स के ट्रांजैक्शंस को उठाता है, ठीक है, और उस पे क्या करता है, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है। क्या ऑब्टेन करता है, रीजनेबल अश्योरेंस टू सी कि जो ट्रांजैक्शंस उसने लिए हैं, जो ट्रांजैक्शंस उसने सैंपल के रूप में उठाए हैं, क्या वो ट्रांजैक्शंस रीजनेबल हैं, वेदर you have to check the transaction, you have to obtain a reasonable assurance कि इनमें किसी तरह का कोई तरह का मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। अगर होगा और अगर नहीं भी होगा तो उसके रूप में ऑडिटर क्या करेगा, उसको बेस मान के ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है पूरे पॉपुलेशन के बारे में, मतलब पूरे सेल्स के हेड के बारे में ऑडिटर अपना कंक्लूजन फॉर्म करता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई, आपको ऑडिट सैंपलिंग का जो मतलब है आई होप आपके दिमाग में अभी क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि जो मैं बार बार पॉपुलेशन बोल रही हूं उसका मतलब क्या है। Population का मतलब है the auditor should select the sample items in such a way that the sample can be expected to be representative of the population। Population मतलब क्या होता है, एक हेड के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। सारे ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे पॉपुलेशन। फिर उसमें से जो आप सैंपल निकालते हो, वो जो सैंपल आपको ऐसे सैंपल निकालने हैं कि वो पूरे पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। मतलब अगर आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो हर एक टाइप का ट्रांजैक्शन उस सैंपल में आना चाहिए ताकि जो आपका सैंपल आपने सेलेक्ट किया हो वो पूरे पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ये होता है population। This requires that all the items in the population, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस पॉपुलेशन में, जैसे हम सेल हेड की बात करते हैं तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस सेल्स में उनका क्या इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। दे हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। ओके, तो कोई भी ट्रांजैक्शन ऑडिटर पिक करके उसको अपने सैंपल में डाल सकता है। तो ये होता है सैंपलिंग। नाउ अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जो हम पॉपुलेशन अभी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो होना चाहिए अप्रोप्रिएटनेस। उसका मतलब द ऑडिटर विल नीड टू डिटरमाइन दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑडिटर का क्या ऑडिट ऑब्जेक्टिव होता है बताओ मुझे। आपने चैप्टर 1 पढ़ा ही होगा तो मुझे बताओ कि ऑडिटर का ऑडिट करने के टाइम पे क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ऑडिटर का ऑडिट करने के टाइम पे ये ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस कि जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें किसी तरह का भी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, इसलिए ऑडिटर ऑडिट करता है। और ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर को जब ये चीजें वो रीजनेबल अश्योरेंस फॉर्म कर लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी तरह का मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देता है। किस में ओपिनियन देता है, अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में। ठीक है, तो जब हम सैंपलिंग करेंगे
जब हम पूरे पॉपुलेशन में से सैंपल निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स चेक कर रहे हैं तो पूरे सेल्स के पॉपुलेशन ट्रांजैक्शंस में से जब हम सैंपल निकालेंगे तो हम ये सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि जो हमारा पॉपुलेशन है जिसमें से हम सैंपल्स ले रहे हैं वो क्या हो, अप्रोप्रिएट हो, मतलब सूटेबल हो, ताकि ऑडिटर क्या करे, अपना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या कर सके, अचीव कर सके। अगर जिसमें से हम पॉपुलेशन में से अपना सैंपल निकाल रहे हैं वो अप्रोप्रिएट ही नहीं होगा तो क्या आप राइट अमाउंट ऑफ जो आप अपना कंक्लूजन जो ड्रॉ करोगे उससे क्या वो सही होगा? ऑब्वियसली नहीं सही होगा। इसलिए जो हमारा पॉपुलेशन होता है वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। It is important for the auditor to ensure that the population is appropriate to the objective of the audit procedure, which will include consideration of the direction of testing. So I hope आपको ये point क्या हुआ, clear हुआ। Second point है completeness. Completeness मतलब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्डेड होने चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप परचेज, फिर वापस अगर आप परचेज के ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहे हो, हजारों एंड हजारों ऑफ परचेज ट्रांजैक्शन है, तो क्या होना चाहिए, जो ट्रांजैक्शंस है परचेज हेड में वो कंप्लीट होने चाहिए। मतलब उसमें सारे ट्रांजैक्शंस जो हम चेक करें वो रिकॉर्डेड ऑलरेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ फलाने मंथ का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ही नहीं है उस पॉपुलेशन में। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, इट शुड बी कंप्लीट। सारे ट्रांजैक्शंस उसमें क्या होने चाहिए, रिकॉर्डेड होने चाहिए। The population also needs to be complete, which means that if the auditor intends to use the sample to draw conclusion, जब auditor sample करेगा, samples को निकालेगा, उनको analysis करेगा और उस पे conclusion अपना draw करेगा about whether a control activity operated effectively, क्या internal control entity के effectively operate कर रहे हैं during the financial reporting period, the population needs to include all relevant items from throughout the entire period। मतलब सारे फाइनेंशियल ईयर के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो उस परचेज हेड में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक दो ट्रांजैक्शंस मिसिंग हो या एक महीने के परचेजेस के ट्रांजैक्शन उसमें हो ही नहीं पूरे पॉपुलेशन में से जिसमें हम सैंपल निकाल रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन हो वो क्या हो, कंप्लीट हो। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़े। हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि जो आप ऑडिट सैंपलिंग करेंगे, जो आपका पॉपुलेशन होगा वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सेकेंडली हमने पढ़ा वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है रिलायबल। When performing the audit sampling, जब आप audit sampling करेंगे, the auditor performs audit procedures to ensure that the information upon which the audit sampling is performed, मतलब जिस information पे आप sampling कर रहे हो is sufficiently complete and accurate। ये तो obvious बात है नहीं कि information जो है वो reliable होनी चाहिए। अगर information reliable ही नहीं होगी, अगर जो पॉपुलेशन से आप सैंपल निकाल रहे हो वो पॉपुलेशन रिलायबल ही नहीं होगा तो क्या आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इतना तो हमको भी पता है कि जो पॉपुलेशन में से ऑडिटर सैंपल निकालता है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो हमने क्या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि जो हमारे पॉपुलेशन हो उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमारी पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, हमारी पॉपुलेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और हमारा पॉपुलेशन जिसमें से हम सैंपल निकालते हैं वो रिलायबल होना चाहिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने मीनिंग ऑफ ऑडिट सैंपलिंग पढ़ा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा। ठीक है, वेरी गुड। सो आई होप आपको अभी तक की बातें सारी क्या हो, क्लियर हो गई हो। देखो ये जो ऑडिट सैंपलिंग वगैरह के जो वर्ड्स है ना, ये आप जब भी पूरा ऑडिट पढ़ेंगे तो क्या होंगे, ये वर्ड्स बहुत रेपिटेटिव है, बहुत ज्यादा रिपीट होंगे। तो इससे बेटर है जब मैं पढ़ा रही हूं आपको एक क्लैरिटी ले लीजिए ताकि जब आप ऑडिट पढ़े तो आपके दिमाग में क्लियर हो कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। राइट, तो अप्रोचेस टू सैंपलिंग, सैंपलिंग के क्या क्या अप्रोचेस है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। Audit sampling enables the auditor to obtain and evaluate audit evidences about some characteristics of the item selected in order to form or assist in forming conclusion। तो audit sampling से क्या होता है, ऑडिटर क्या obtain करता है, ऑडिट सैंपल उठाए, उस पॉपुलेशन में से ऑडिटर ने क्या किया, सैंपल सेलेक्ट कर लिए कि ये ट्रांजैक्शंस को मैं चेक करूंगा, उस पे ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा, बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा।
ठीक है। उस प्रोसीजर जब वो परफॉर्म करेगा तो ऑडिटर को क्या ऑब्टेन होगा, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन होंगे कि हाँ किसी तरह का गड़बड़ी है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा और इसके बेसिस पे ऑडिटर क्या करेगा, अपना कंक्लूजन फॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर हेड के बारे में और फिर जब वो रिपोर्टिंग करेगा तो उसको अपने ओपिनियन में यूज करेगा, अपना ओपिनियन फॉर्म करने में। तो ऑडिट सैम्पलिंग कैन बी अप्लाइड यूजिंग ईदर नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोचेस। मतलब जो सैम्पलिंग होती है हमारी वो या तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच होती है या नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच होती है। तो कितने टाइप के अप्रोचेस हो गए, 2 टाइप के अप्रोचेस हो गए, एक तो हो गया स्टैटिस्टिकल, एक हो गया नॉन स्टैटिस्टिकल। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे, इन अप्रोचेस को डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज ऑडिट सैम्पलिंग एंड व्हाट आर द अप्रोचेस टू ऑडिट सैम्पलिंग, तो क्या लिखोगे, दोनों अप्रोचेस को लिखकर आना, भूलना मत। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू, हम अब पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, ये एक अप्रोच है सैम्पलिंग की that has the random selection of the sample items। आप क्या करते हो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में, आप रैंडमली क्या करोगे, ट्रांजैक्शंस को, सैंपल्स को क्या करोगे, पिक करोगे। इट इज द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम्स, ठीक है, एंड द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स। और आप क्या यूज करोगे, आप प्रोबेबिलिटी की थ्योरी यूज करोगे। मतलब इन ऑर्डर टू हैव अ रैंडम सिलेक्शन मेथड, आपको जब चीजों को रैंडमली सेलेक्ट करना है, जब आपको ट्रांजैक्शंस को रैंडमली सेलेक्ट करना है, यू मस्ट हैव अ प्रोसेस। आपके पास एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना कि आपको किस बेसिस पे रैंडम सिलेक्शन करना है। आपको इस बेसिस पे रैंडम सिलेक्शन करना है कि जो जितने भी ट्रांजैक्शंस को आप, जिसकी भी ट्रांजैक्शन से आप सैंपल उठा रहे हो, उनका इक्वल चांसेस हो, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी हो पिक होने की। समझा, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में आप क्या करोगे, रैंडमली ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप से कोई एक्सपेंस हेड को आप फॉर एग्जांपल say that you are checking electricity expenses, तो आप बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, पूरे साल के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, आपको उनमें से कुछ बिल्स को रैंडमली सेलेक्ट करना है, कुछ ट्रांजैक्शंस को रैंडमली सेलेक्ट करना है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में आप क्या करोगे, आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो। और जब आप रैंडम सेलेक्ट करते हो, जो आपका प्रोसेस होता है वो आपका ऐसा प्रोसेस होता है कि आप इस तरह से रैंडम सिलेक्शन करते हो कि जितने भी ट्रांजैक्शंस है पूरे पॉपुलेशन में, फॉर एग्जांपल पूरे इलेक्ट्रिसिटी हेड में, उनका इक्वल चांस हो, उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी हो पिक होने की। ठीक है, और जब भी आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करोगे तो आप क्या करोगे, आप सैम्पलिंग रिस्क का भी इवैल्यूएशन करोगे कि क्या सैम्पलिंग रिस्क है। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग रिस्क का मतलब ये होता है, सुनो ध्यान से सुनो, सैम्पलिंग रिस्क का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक तो आप पूरा पॉपुलेशन चेक कर रहे हो, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, उसके ऊपर आपका क्या कंक्लूजन बनेगा जब आप सारे ट्रांजैक्शंस चेक करोगे, और अगर आप जब सैंपल बेसिस पे चेक करोगे तो आपका क्या कंक्लूजन होगा। अगर इन दोनों में डिफरेंस हुआ, जो आपने सैंपलिंग से कंक्लूजन ड्रॉ किया और जो आपने पूरा 100% चेकिंग से कंक्लूजन जो ड्रॉ किया, इन दोनों में जो डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। तो ऑडिटर क्या करता है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में रैंडमली ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, सेलेक्ट करता है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करता है। ऑडिटर यूजेस द प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू मेक श्योर द प्रोसेस ऑफ रैंडम सिलेक्शन इज सच दैट each sample item has the equal chance of getting selected, and auditor in the statistical sampling measures the sampling risk also। तो ये रिस्क के बेसिस पे ऑडिटर अपना सैंपल साइज फॉर्म करता है कि उसको कितने सैंपल लेने हैं, 10 सैंपल सेलेक्ट करने हैं, 20 सैंपल सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में आपके ट्रांजैक्शंस है, कुछ 1000 ट्रांजैक्शंस है, तो उसमें से या आपको 10 सैंपल लेने हैं, 10 ट्रांजैक्शन का सैंपल लेना है, 20 ट्रांजैक्शन का सैंपल लेना है, कितना सैंपल लेना है, ये आप क्या करोगे, सैंपलिंग रिस्क असेस करके करोगे। तो हमने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में 3 पॉइंट क्या पढ़े, दैट इट इज रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, इट यूजेस द प्रोबेबिलिटी थ्योरी
एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क, कि कितना रिस्क है उस बेसिस पे आप ट्रांजैक्शंस अपने चूज करोगे। 10 ट्रांजैक्शंस का सैंपल लूं कि 20 ट्रांजैक्शन का लूं, कितना का सैंपल फॉर्म करूं। तो ये आपका सैंपल साइज भी आपको बताता है कि कितना सैंपल साइज लेना है। तो आई होप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आपको क्लियर हुआ हो। Sampling approach that does not have the above characteristics is considered as non-statistical sampling. Wow, जैसे हमें पता ही नहीं था। मतलब कि अगर इस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं, डू नॉट वरी। तो हम अभी सिर्फ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं, नीचे पढ़ेंगे नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। द डिसीजन whether to use a statistical or non-statistical sampling approach is a matter of the auditor's judgment. मतलब ऑडिटर अपने नॉलेज बेस, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने जजमेंट पे ये सेलेक्ट करता है कि उसको कौन सा अप्रोच यूज करना है। उसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करना है या नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच यूज करना है। तो ये किसका डिसीजन होता है, ये हमारे ऑडिटर का डिसीजन होता है। मतलब ये आप लोगों का डिसीजन होगा। ओके, However, sample size is not a valid criteria to distinguish between the statistical and non-statistical approach. मतलब अगर सैंपल साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको कौन से अप्रोच यूज करने हैं। ये ऑडिटर की जजमेंट पे बेस्ड होता है कि ऑडिटर को कौन सा अप्रोच यूज करना है। ठीक है, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, मतलब whatever may be the approach, आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच से सैंपल करो या नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच से सैंपल करो, सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो। रिप्रेजेंटेटिव होगा मतलब क्या है, मतलब उस सैंपल में हर टाइप के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए पूरे पॉपुलेशन के। अगर आप परचेज चेक कर रहे हो तो परचेज के हर एक टाइप का ट्रांजैक्शन उस सैंपल में होना चाहिए, ताकि वो सैंपल कैसा हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। वो सैंपल ऐसा हो कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। समझ में आया? That means that it must be closely similar to the whole population, मतलब पूरे population से similar हो वो, although not necessarily exactly the same, देखो same तो हो ही नहीं सकता। The sample must be large enough to provide statistically meaningful result. वो इतना होना चाहिए, सैंपल का साइज ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे, पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो सैंपल क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड टू स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को बोला जाता है, जो हमने भी पढ़ी, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को क्या बोला जाता है, बहुत साइंटिफिक बोला जाता है। क्यों साइंटिफिक बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रोसेस यूज करते हैं विच इन्वॉल्व्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक देन टेस्टिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट। तो ऑडिटर अपना जजमेंट कब यूज करेगा, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में करेगा, जिसको हम नीचे अभी पढ़ेंगे, तो डू नॉट वरी, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज होती है, जो हमने अभी अभी पढ़ा। तो उसके लिए इसको बोलते हैं कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज्यादा साइंटिफिक है देन नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ऑडिटर क्या करता है, अपने हिसाब से ट्रांजैक्शंस को चूज कर लेता है। मतलब जो उसके मन हो वो ट्रांजैक्शन वो चूज कर लेगा। वो अपने एक्सपीरियंस पे, अपने प्रोफेशनल जजमेंट पे और अपने नॉलेज के बेसिस पे ट्रांजैक्शन को चुनता है। वो रैंडम सिलेक्शन नहीं करता है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या करता है, रैंडम सिलेक्शन होता है। ठीक है, और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, ऑडिटर अपने हिसाब से ट्रांजैक्शंस को सैंपल में चुनता है। ठीक है, इन डिटरमाइनिंग दी appropriate sample size in varying circumstances, statistical sampling has reasonably wide application where a population to be tested consists of large number of similar item. मतलब अगर हम ऐसी कोई transactions को चेक कर रहे हैं, ऐसे कोई हेड को चेक कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे सिमिलर तरह के ट्रांजैक्शन हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लायंस टेस्टिंग, ट्रेड रिसीवेबल, कंफर्मेशन, या फिर पेरोल चेकिंग या वाउचिंग या पेटी कैश वाउचर्स, जिसमें एक तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो जब अगर आप कोई ऐसे हेड का जो ऑडिट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करोगे। जब आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिमिलर नेचर वाले ट्रांजैक्शंस को चेक करना है, तो आप कौन सा अप्रोच यूज करते हो, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हो। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा कि क्यों स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज्यादा साइंटिफिक है और सैंपल्स को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स
of population. What are the two approaches of sampling? One we studied, which is statistical sampling. Now we are going to study what? We are going to be studying non-statistical sampling. Non-statistical sampling क्या होता है? Under this approach, the sample size and its composition are determined on the basis of the personal experience and the knowledge of the auditor. मतलब ऑडिटर क्या करेगा? जो सैंपल साइज उसको चूज करना है, मतलब अगर परचेज हेड चेक कर रहा है तो उसको 10 सैंपल लेने हैं कि 15 सैंपल लेने हैं कि 20 सैंपल लेने हैं, या फिर उनका क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, किस तरह के ट्रांजैक्शंस उसको सैंपल में चाहिए, वो ऑडिटर के पर्सनल एक्सपीरियंस पे और नॉलेज पे बेस्ड होता है. मतलब ऑडिटर अपने मन से ट्रांजैक्शंस को चूज करता है सैंपल में डालने के लिए. हमने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में पढ़ा था कि वो रैंडमली सेलेक्ट करता है. यहाँ नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ऑडिटर अपना खुद का प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता है. समझ में आया? ओके. This approach has been in common application for many years because of its simplicity and operation. Obviously, auditor को अपना दिमाग यूज करके क्या करना है, चीजें चूज करनी है, तो obviously ये सिंपल क्या है, सिंपल है ना. Now, traditionally, the auditor on the basis of his personal experience will determine the size of the sample. जैसे मैंने बोला कि एक सैंपल में कितने ट्रांजैक्शंस उसको चाहिए, परचेज हेड को चेक करने के लिए, पूरे परचेज हेड को उसको कितने ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं, 10, 20, 25, 30 कितने, तो वो ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा, अपने पर्सनल उसमें डिसाइड करेगा, अपने पर्सनल प्रोफेशनल जजमेंट पे डिसाइड करेगा, अपने नॉलेज बेस्ड डिसाइड करेगा. और जब वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहा था तब वो क्या कर रहा था, वो रिस्क को असेस कर रहा था, सैम्पलिंग रिस्क को असेस करके सैंपल साइज को डिटरमाइन कर रहा था. एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ऑडिटर अपना एक्सपीरियंस यूज करके क्या करता है, सैंपल को डिसाइड करता है. एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स दैट नंबर ऑफ पेजेस और पर्सोनल अकाउंट इन द परचेज और सेल्स लेजर टू बी चेक्ड. मतलब कितने उसको परचेज और सेल लेजर के कितने पेजेस चेक करने हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी उसको चेक करने हैं, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो एनालाइज करेगा और डिटरमाइन करेगा. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो. तो एक एग्जांपल ले लें हम, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ऑडिटर कैसे करता है, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल तैयार रहते हैं, बोलो बस आप लोग, एग्जाम्पल दे दूंगी, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्च, जून और सितंबर में भी सिलेक्टेड इन ईयर 1. मतलब जब आप पिछले साल का ऑडिट किए थे इस एंटिटी का, तो आपने परचेज के ट्रांजैक्शन मार्च, जून और सितंबर मंथ के चेक किए थे. पूरे मंथ, सारे मंथ्स में से 12 मंथ्स में से आपने इन 3 मंथ्स का क्या किया था, चेकिंग किया था. अब इस साल आप फिर ऑडिट करने चले गए उसी एंटिटी की, तो अब आप क्या करोगे, आप दूसरे मंथ्स यूज करोगे. आप ऑब्वियसली मार्च, जून और सितंबर थोड़ी वापस चूज कर लोगे, नहीं तो क्लाइंट को लगेगा ये तो 3 ही मंथ के ट्रांजैक्शन चेक करता है, तो इन 3 मंथ के ट्रांजैक्शन को ठीक से रिकॉर्ड कर दो, कोई गलतियां मत करो, बाकी में गलती कर दो, क्योंकि उसको तो ऑडिटर चेक नहीं करेगा. तो ऐसा नहीं होता, ऑडिटर क्या करेगा, डिफरेंट मंथ यूज करेगा ताकि गलतियां पकड़ सके, ताकि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहे सामने वाले क्लाइंट के लिए भी, कि उसको पता ही नहीं हो कि ऑडिटर क्या चेक करने वाला है. तो एन अटेम्प्ट वुड बी मेड टू अवॉइड एस्टैब्लिशिंग अ पैटर्न ऑफ सिलेक्शन ईयर आफ्टर ईयर. मतलब आप क्या करोगे, अपना सिलेक्शन पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे हर साल, टू मेंटेन एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एज टू व्हाट द ऑडिटर इज गोइंग टू चेक, ताकि क्लाइंट को नहीं पता हो कि ऑडिटर क्या चेक करेगा. It is a common practice to check large number of items towards the close of the year so that the adequacy of cut-off procedures can also be determined. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ऑडिटर क्या करता है ना, ऑडिटर ज्यादा प्रेशर डालता है कि जो ईयर एंड ट्रांजैक्शंस हो, क्वार्टर एंड ट्रांजैक्शंस हो, उनको ऑडिटर ज्यादा चेक करता है. क्यों चेक करता है, क्योंकि जो ईयर एंड ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, इस टाइम पे मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि उसको क्या करने, पूरे साल का जो गोल सेट किया है, टारगेट सेट किया, उसको मीट करना होता है. फॉर एग्जांपल सेल्स को ले लो, उसको क्या करना होता है, सेल टारगेट मीट करने होते हैं. तो जब आप लास्ट मंथ में पहुंचते हो, जब मैनेजमेंट को लगता है हम टारगेट तो अचीव नहीं कर पा रहे, तो मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ हो सकता है फेक एंट्रीज डाल दे ताकि सेल टारगेट मीट हो जाए. इसलिए ऑडिटर ज्यादा प्रेशर डालता है कि ईयर एंड ट्रांजैक्शंस को चेक करो ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में पता हो, क्योंकि वहां पे मिसस्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. तो आई होप अभी तक आपको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है टोटली आपके दिमाग में फिट हो गया है, क्योंकि मैं इतना बार रिपीट करती हूँ कि मुझे याद हो जाता है, तो आप लोगों को तो याद हो ही गया होगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये डिस्कस किया. Non-statistical sampling is criticized on the grounds that it is neither objective nor scientific. क्योंकि
क्या यूज होता है इसमें? सिर्फ ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट यूज होता है, कोई भी वो दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक यूज नहीं करता. द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैनॉट बी एश्योर्ड इन नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बिकॉज द रिस्क ऑफ पर्सनल बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. मतलब हो सकता है ऑडिटर बायस होके कोई ट्रांजैक्शन चूज कर ले, ऑडिटर को लगे कि नहीं इसमें गलती होने के चांसेस है, तो क्या होता है इसमें बायसनेस हो सकती है ऑडिटर की. बायसनेस मतलब एक तरफा, मतलब कुछ चीजों को प्रेफर करना चेक करने के लिए ज्यादा, तो ये बायसनेस होती है. तो इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में, क्योंकि इसका बेसिस ही यही है कि ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेगा, नॉलेज यूज करेगा, एक्सपीरियंस यूज करेगा सैंपल्स लेने के अंदर. ठीक है, हमने क्या किया अभी, दोनों अप्रोचेस पढ़े. अब हम क्या पढ़ेंगे? अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोचेस. कौन सा सैम्पलिंग अप्रोच ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, स्टैटिस्टिकल कि नॉन स्टैटिस्टिकल? In statistical sampling, the sample results are measurable as to the adequacy and reliability of the audit objective. मतलब क्या होता है, statistical sampling में क्या करता है ऑडिटर? सैंपल रिस्क को असेस करता है, सब चीजें देखता है, फिर सैंपल साइज सेलेक्ट करता है, उसके बेसिस पे क्या करता है? सैम्पलिंग करता है. तो इसलिए क्या हो जाता है, जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर एडिक्वेट और रिलायबल लगती है और लगता है in achieving the auditor's objective. Whereas in non-statistical sampling, the auditor's opinion determines the sample size, but it cannot be measured on how far the sample size would be able to fulfill the audit objective. मतलब non-statistical sampling में auditor खुद का judgment use करता है, तो इसमें हो सकता है कि auditor गलत हो जाए. ऑडिटर भी तो ह्यूमन है ना, तो ऑडिटर गलत भी तो हो सकता है सैंपल साइज चूज करने में. उसको लगे सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन चूज करके पुग जाएगा, तो हो सकता है ना पूगे, तो इसमें हो सकता है ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या हो, फुलफिल ना हो. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूं. और अगर आपको अगर समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, फटाफट थम्स अप बटन पे प्रेस करोगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू, अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. मतलब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करने के क्या एडवांटेजेस हैं वो अब हम पढ़ेंगे. आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. तो क्या करोगे आप, ये जो ट्रांजैक्शन जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं उनको छाप के आ जाना. ठीक है, तो इसका मतलब हम अभी पढ़ लेते हैं. The amount of testing sample size does not increase in proportion to the increase in the size of the area tested. मतलब जब आप statistical sampling करते हो ना, तो चाहे कितना भी बड़ा हेड आप कर रहे हो चेक, जैसे आप परचेजेस चेक कर रहे हो, सेल्स चेक कर रहे हो, जिसमें हजारों हजारों के ट्रांजैक्शंस है, पर आपका सैंपल साइज उतना ही मेंटेन रहता है. मतलब आप पहले रिस्क असेस कर लेते हो, उसके बेसिस पे आप सैंपल साइज बनाते हो कि मुझे 10 ट्रांजैक्शन चेक करनी है कि 15. तो जो सैंपल साइज आपका नहीं बढ़ेगा, नो मैटर आप कितना बड़ा अकाउंट हेड चेक कर रहे हो, आपका सैंपल साइज नहीं बढ़ता. तो आपका सैंपल साइज आपके साइज ऑफ जो एरिया आप चेक कर रहे हो उसके हिसाब से नहीं बढ़ता है. ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, जो आपका सैंपल साइज है, डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा अकाउंट हेड चेक करोगे तो बहुत सारे सैंपल लेने पड़ेंगे, जब छोटा अकाउंट हेड चेक करोगे तो थोड़े थोड़े सैंपल्स लेने पड़ेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो पहला पॉइंट हो गया ये कि एडवांटेज इसका ये है. सेकंड क्या हो गया, सैंपल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव देयरबाय मोर डिफेंसिबल. मतलब जो आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में जो आप सैंपल चूज करते हो ना, वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं. मतलब वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं किसी भी आदमी से. इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय anyone's personal feeling. जैसे नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या, इट इज इन्फ्लुएंस्ड, राइट? सो हियर इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव एंड दे आर मोर डिफेंसिबल. मतलब दे आर मोर जस्टिफाइबल. जो भी आप सैंपल चेक करते हो, सैंपल ऑब्टेन करते हो. आई होप आपको अभी तक समझ में आया है दोनों एडवांटेजेस. ठीक है, हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है, this method provides a means of estimating the minimum sample size associated with specified risk. मैंने आपको बताया था ऑडिटर क्या करता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में, रिस्क को डिटरमाइन करता है कि कितना रिस्क है, उस बेसिस पे क्या करता है, अपना सैंपल साइज डिसाइड करता है. तो ये तो एडवांटेज हुआ ना, ये एडवांटेज हुआ कि रिस्क के बेसिस पे हम सैंपल चूज करते हैं, तो क्या होगा, इससे एक्यूरेसी बनी रहेगी, प्रिसिजन रहेगा. समझा? फोर्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अ मींस फॉर डिराइविंग अ कैलकुलेटेड रिस्क. कैलकुलेटेड रिस्क मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड रिस्क मतलब होती है रिस्क विच इज वर्थ टेकिंग. मतलब जिसमें हमारा कोई लॉस नहीं होता. मतलब
कैलकुलेटेड रिस्क क्या होती है? सोच समझ के आप कोई रिस्क लेते हो, उसको क्या बोलते हो आप? कैलकुलेट की हुई रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये क्या होता है, जो आपका ऑडिट सैंपलिंग है वो क्या बोलता है? इट प्रोवाइड अ मीन्स फॉर डिराइविंग अ कैलकुलेटेड रिस्क। वो हमको कैलकुलेटेड रिस्क को ऑब्टेन करने के मीन्स बताता है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेसिजन, ताकि एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे, ताकि जो आपके सैंपलिंग एरर्स हो वो कम से कम हो। तो दैट इज द सैंपलिंग एरर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन द रिजल्ट ड्यू टू द यूज ऑफ सैंपल। एक तो आप सैंपल से जो रिजल्ट आएगा वो, या फिर in lieu of examining all the transactions, all the records in the group using the same audit procedure। मतलब अगर आप सारे 100% चेकिंग करोगे या सैंपल पे चेकिंग करोगे तो उसका जो डिफरेंस रहेगा, मतलब उसमें अगर कोई डिफरेंस आया, उसके कंक्लूजन में कोई डिफरेंस आया, तो उसको सैंपलिंग एरर बोलते हैं कि उस सैंपलिंग की वजह से एरर आया है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है वो इन सैंपलिंग एरर्स को क्या करता है? एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर डिराइविंग एट कैलकुलेटेड रिस्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिसिजन, एक्यूरेसी। समझ में आ रहा है? तो थम्स अप दे दो। इट मे प्रोवाइड अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लार्ज मास ऑफ डेटा than a complete examination of all the data, since non-sampling errors such as processing and clerical errors are not as large। मतलब अपने कंप्यूटर यूज करते हैं ना, सब चीजें रिकॉर्ड करने के लिए सब कंप्यूटर बेस्ड चीजें यूज करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाता है ऐसे में, वैसे भी क्लरिकल एरर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, चांसेस कम हो जाते हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स कम होने लगती है। तो क्या हो जाता है, जब आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करोगे, मतलब कुछ कुछ सैंपल बेस्ड जब आप चेकिंग करोगे, तो ये क्या होगा, आपको कंप्लीट डेटा की चेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन हैव अ बेटर डिस्क्रिप्शन of large mass of data than a complete examination of all the data। You will not have to check the entire data because the non-sampling errors are anyways not there, so you have to check it on the sampling basis। and जब आप sample basis पे भी चेक करोगे तो आपको बेटर आइडिया मिल जाता है, बेटर डिस्क्रिप्शन मिल जाता है उस सारे डेटा के बारे में। तो हमने क्या पढ़े? हमने 5 एडवांटेजेस पढ़े इस चीज के। हमने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के 5 एडवांटेजेस मिले कि सैंपल साइज को कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ज्यादा डेटा आप चेक कर रहे हो, सैंपलिंग सिलेक्शन जो होगा वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा। और क्या है हमारा 5th पॉइंट था कि इट प्रोवाइड्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा। ये बेटर डिस्क्रिप्शन भी देता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। और क्या है, इट प्रोवाइड्स कैलकुलेटेड रिस्क एंड दिस मेथड्स क्या होता है, आपको रिस्क के बारे में भी बताता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। उस बेसिस पे आप क्या करते हो, अपना सैंपल साइज क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? बताओ यस और नो। ओके, तो अब हम समझ में आ रहा है, आई मीन। सो नाउ we are going to be seeing the sample selection methods। मतलब अब हम different methods देखेंगे जिससे क्या होगा, सैंपल सिलेक्शन कैसे करते हैं आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके। सैंपल जो है should be selected in such a manner that it is representative of the population from which the sample is being selected। मैंने आपको बताया कि जो सैंपल आप चूज करोगे वो क्या होंगे, पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करने चाहिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। It will necessitate that each item in the population, ऐसा होना चाहिए कि हर जो आइटम हो पॉपुलेशन का उसका इक्वल चांस हो ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। मतलब उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सैंपल में सेलेक्ट होने की। समझ में आया? आगे now we'll be discussing about some of the important methods of selecting the samples। तो कैसे कैसे हमें सैंपल सिलेक्ट करने हैं उसके मेथड्स हमें दिए हुए हैं, वो मेथड अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो पहली बात मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट आप अभी अपने स्क्रीन पे रीड कर रहे हो वो क्या है, आपके स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है, राइट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। सो बेसिकली राइट नाउ यूर ओनली स्टडिंग योर स्टडी मटेरियल, बिकॉज वही आपका ग्रंथ है जो आईसीआई ने आपको दिया है, वही आपके लिए क्या है, बार बार भगवत गीता है। इसे ही पढ़ के आप क्या हो सकते हो, क्लियर हो सकते हो। सो अब क्या मेथड है, पहला मेथड है रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग तो नाम ही सजेस्ट करता है, उसमें क्या होगा, रैंडमली आप चीजें सेलेक्ट करोगे। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन एंश्योर्स that all the items in the population or within each stratum
have a known chance of selection. It may involve use of random number table और random sampling includes two very popular method जिनको हम डिस्कस करेंगे. तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जितने भी आइटम है आपकी पॉपुलेशन में, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन है आपके परचेज हेड में, उनका इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का. मतलब ऑडिटर रैंडमली सेलेक्ट करता है चीजों को, जो उसको समझ में आया वो उसने सेलेक्ट कर लिया. और रैंडम सैम्पलिंग क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. एक तो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, अंडर दिस मेथड each unit of the whole population, example purchase or sales invoice, has an equal chance of being selected. ठीक है, उसका इक्वल चांसेस होता है, रैंडमली आप सेलेक्ट करोगे. द मैकेनिज्म ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स मे बी चूजन numbers from a table of randomly numbers by computers or picking up the number randomly from a drum. मतलब आपको कौन कौन से transactions choose करें, पहला, चौथा, 6th, 100th, 150th, तो आप सैंपल ऐसे क्या करोगे, रैंडमली आप क्या करोगे, उनको चूज कर लोगे. इट इज कंसिडर्ड दैट रैंडम नंबर टेबल्स आर सिंपल एंड इजी टू यूज एंड प्रोवाइड अश्योरेंस दैट बायस डज नॉट अफेक्ट द सिलेक्शन. इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि कोई भी बायसनेस हमने यूज नहीं की है, मतलब हम बायस नहीं हुए थे कि हमें यही ट्रांजैक्शन चूज करना है कि ये ट्रांजैक्शन चूज करना है, हमने रैंडमली ऑब्टेन किया था सैंपल. तो हम क्या कर रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग में फर्स्ट पार्ट क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है. सेकंड क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है, ऑडिटर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर सेल्स चेक कर रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, जितने भी टाइप के सेल्स है ना उनको ग्रुप में डिवाइड कर देगा. हर एक टाइप के सेल्स, जैसे जो जो टाइप के सेल्स है उनको एक ग्रुप में डाल देगा, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को एक ग्रुप में डाल देगा. तो क्या करेगा, वो ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स बना लेगा और फिर क्या करेगा, हर एक ग्रुप में से क्या सैंपल सेलेक्ट करेगा. तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मतलब ग्रुप्स बना देता है. ऑडिटर पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करके उनके ग्रुप्स बना देगा. सिमिलर आइटम्स का एक ग्रुप होगा, तो उसमें क्या होगा, ऑडिटर फिर इन ग्रुप में से सेलेक्ट करेगा कि उसको क्या सेलेक्ट करना है सैंपल के लिए. तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इन फ्यू सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रैटा. Taking a sample from each one of them, each strata is treated as if it was a separate population and if proportion of items are selected from each of these stratums. मतलब हर एक stratum को एक individual population जैसा हम treat करेंगे और फिर उसमें से क्या करेंगे, अपने samples निकालेंगे. The number of groups into which the whole population has to be divided is determined on the basis of auditor's judgment. मतलब auditor को कितने groups बनाने हैं, पॉपुलेशन को कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, ये किसका जजमेंट होगा, हमारे प्यारे ऑडिटर्स का, जो कि हैं आप लोग. ओके, तो हमने पहला मेथड क्या पढ़ा, रैंडम सैंपलिंग का मेथड पढ़ा. रैंडम सैंपलिंग में हमने दो चीजें कवर की, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग. वेरी इजी, फर्स्ट मेथड हमारा कवर हुआ, मेथड ऑफ ऑडिट सैंपलिंग में. तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी चैप्टर्स हम अभी पढ़ रहे हैं ये मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ा रही हूं. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी पे एंड यू कैन स्टडी लाइव विद मी the entire auditing portion for CA intern and you can use my name as well, that is Deepika Rathi, to avail an extra 10% discount. All right, तो हमने क्या किया, हमने पहला मेथड चूज किया सैम्पलिंग करने का, वो था रैंडम सैम्पलिंग. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज इंटरवल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ये क्या होता है, अब ये क्या नई चीज है, आप लोग सोच रहे हो अरे यार इतने इंटरवल सैम्पलिंग क्या होता है. इंटरवल सैम्पलिंग में क्या करता है ऑडिटर, पूरे पॉपुलेशन को, फॉर एग्जाम्पल आपके पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स चेक कर रहे हो तो सेल में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 1000 ट्रांजैक्शंस है तो आप उस 1000 ट्रांजैक्शंस को लिखोगे. फिर आप ये एनालाइज करोगे कि उन 1000 ट्रांजैक्शंस में से आपको कितने ट्रांजैक्शन चेक करने हैं, मतलब कितना सैंपल उठाना है उसमें से, कितने सैंपल बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन चेक करोगे. तो आपने सोचा चल मोटा मोटी क्या करते हैं, अपने 50 ट्रांजैक्शंस चेक कर लेते हैं, 1000 में से आप क्या करोगे, 50 ट्रांजैक्शन चूज कर रहे हो और उनको सैंपल बेसिस पे चेक कर रहे हो. तो आप इंटरवल सैम्पलिंग में क्या करते हो, आप क्या करोगे, एंटायर पॉपुलेशन जो आपका है 1000 ट्रांजैक्शन का, उसको आप डिवाइड कर दोगे आपके सैंपल साइज से. आपका सैंपल साइज क्या था, आप 50 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, तो ऐसे जब आप डिवाइड करोगे 1000 डिवाइड बाय 50 तो क्या आया, 20 आया. तो आप इंटरवल सैम्पलिंग में क्या करोगे, हर 20th ट्रांजैक्शन चेक करोगे. मतलब आप शुरुआत से लेके हर 20th ट्रांजैक्शन को आप चेक करोगे. इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल में सैंपल्स उठाना.
हर 20वां सैंपल आप उठाओगे, हर 20वें ट्रांजैक्शन को आप सैंपल के रूप में ले लोगे। इसको क्या बोलते हैं? इंटरवल सैंपलिंग। तो statistical sampling is a selection method, sorry, what am I saying? Systematic sampling is a selection method in which the number of the sampling units in the population is divided by the sample size, like I said, to give a sample interval. ठीक है, for example 50, हमारे एग्जाम्पल में 20 आया था, यहाँ पे for example 50 आया. Having determined a starting point with the first 50, each 50th sample unit therefore after is selected. मतलब हर 50वां ट्रांजैक्शन क्या करोगे? आप सेलेक्ट कर लोगे. तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इंटरवल सैंपलिंग. तो और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरवल सैंपलिंग आई होप आप समझ गए हो. हमारा नेक्स्ट सैंपलिंग मेथड है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग. ये क्या होता है? मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग मतलब आप इस सैंपलिंग से ये एस्टिमेट करने की कोशिश करते हो कि मॉनिटरी टर्म्स में कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं एक पर्टिकुलर मॉनिटरी हेड में, एक पर्टिकुलर अकाउंट हेड में कितना मॉनिटरी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं. ये आपको कैसे पता चलते हैं? मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग से. इट इज द टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. मतलब जिस ट्रांजैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा उसको आप चूज करते हो, इन विच सैंपल साइज सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट इन कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट. ठीक है, तो मतलब आप वैल्यू वेटेड सिलेक्शन होता है और आपका जो सैंपल साइज का जो सिलेक्शन होता है, जो आप रिजल्ट को इवैल्यूएट करते हो, वो मॉनिटरी अमाउंट में होता है. मतलब कुछ रुपीस फॉर्म में होता है. उसको आपको पता, उसको पढ़ के आपको समझ में आता है, उसको एनालिसिस करके आपको समझ में आता है कि कितना मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या एक पर्टिकुलर अकाउंट हेड में जिसको आप चेक कर रहे हो. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग. वेरी गुड. मूविंग फॉरवर्ड टू वी हैव haphazard sampling. haphazard नाम से हमें समझ में आता है, मीनिंग ही पता है इसका कि क्या होता है. haphazard selection in which the auditor selects the sampling without following a structured technique. तो haphazard sampling में ऑडिटर क्या करता है? अपने मन से रैंडमली कोई भी चीज को उठा लेता है. वो क्या करता है? स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है, कोई टेक्निक नहीं होती है. तो ये क्या हो गया? नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. मतलब कोई टेक्निक नहीं यूज करना बेसिकली. ऑल्दो नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज यूज्ड, the auditor nonetheless avoid any conscious bias or predictability and thus attempt to ensure that all the items in the population have chance of selection. मतलब haphazard sampling में ऑडिटर क्या करेगा? अपने हिसाब से कोई चीजों को सिलेक्ट कर लेगा और लेकिन बायस नहीं होएगा. वो ये बायस नहीं होएगा कि उसको कौन कौन से ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करने हैं. वो रैंडमली सिलेक्ट करेगा. कोई भी टेक्निक यूज नहीं करता. वो सैम्पलिंग टेक्निक नहीं यूज करना. अपने चलते रहो टाइप्स टेक्निक है ये. मतलब मन में आया उसको उठा लो, टेक्निक नहीं यूज करोगे. तो उसको क्या बोलोगे? हैफजर्ड सैम्पलिंग. मुझे बताओ, आपने यहां तक कितने टाइप के सैम्पलिंग पढ़े हैं, मेथड्स पढ़े हैं? आपने 4 टाइप के पढ़ लिए हैं. ओके, आई होप ये चारों आपको क्या हुए हैं? दिमाग में क्या हो गए हैं? फिट हो गए हैं. ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक सैम्पलिंग पढ़ते हैं. हमारा 5th अप्रोच क्या है? आपको लग रहा है मैम यार कितने सैम्पलिंग मेथड्स हैं यार. बस अब ये लास्ट ही है हमारा 5th और उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है. तो कितने मेथड्स हैं आपके चेक करने के? 5 मेथड्स हैं. ब्लॉक सैम्पलिंग. ब्लॉक सैम्पलिंग मतलब क्या होता है समझो. ब्लॉक सैम्पलिंग मतलब होता है ऑडिटर ये डिसाइड करता है, चल हम क्या करता हूं, मैं अगर 1000 ट्रांजैक्शन है सेल्स की, तो मैं 500 से 550 के बीच में आने वाली जितने ट्रांजैक्शन है उसको देख लूंगा. मतलब मुझे 50 ट्रांजैक्शन चेक करने हैं ना, तो मैं 500 से 550th ट्रांजैक्शंस के बीच में जितने 50 ट्रांजैक्शंस है उनको सीरीज से मैं चेक कर लूंगा. तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक सैम्पलिंग. ठीक है, so this method involves selection of a block of contiguous items from within the population. मतलब एक सीरीज में आप एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हो कि ये आप चेक करोगे. ब्लॉक सिलेक्शन cannot ordinarily be used in audit sampling because most populations are structured such that the items in a sequence can be expected to have a similar characteristics to each other but different characteristics from items elsewhere in the population. मतलब क्या है? मतलब ब्लॉक सैम्पलिंग को ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं करना. क्यों प्रेफर नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आप लाइन से 50 या 20 ट्रांजैक्शन चेक कर लोगे तो हो सकता है वो लाइन से जो आप 50 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो वो एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन हो.
पॉपुलेशन जो होगी आपकी उसमें तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, सेल्स के तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे। अगर आप 500 से सिर्फ 550 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, सिर्फ 50 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, तो हो सकता है वो 50 ट्रांजैक्शन एक ही तरह के ट्रांजैक्शन हो। तो उससे क्या होगा, आप दूसरे टाइप के ट्रांजैक्शंस नहीं चेक कर पाओगे, आपके सैंपल में नहीं आ पाएंगे वो। तो ब्लॉक सैंपलिंग थोड़ा बूबू है, अच्छा नहीं है। Although in some circumstances it may be an appropriate audit procedure to check a block of items, it would rarely be an appropriate sample selection. ये rarely कोई एक appropriate sample selection है when the auditor intends to draw valid inferences about the entire population based on the sample. समझ में आ गया? Auditor क्या होगा, वो conclusion जो draw करेगा entire population पे, वो obviously ठीक नहीं होगा, क्योंकि population क्या हो गई, यहाँ पे आपका sample क्या होगा, population से represent नहीं करेगा पूरे population को, obviously, right? तो आपने 5 टाइप के सैम्पलिंग मेथड्स पढ़े हैं। आई होप ये पांचों मेथड आपको इजीली समझ में आ गए हो और आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली हो। आई होप, ओके, आई होप एंड विश ऑल्सो। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक फॉर आवर टुडेज क्लास, दैट इज सैम्पलिंग रिस्क एंड डाउन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? सैम्पलिंग रिस्क मतलब सैंपल से आने वाली रिस्क को क्या बोलेंगे हम? सैम्पलिंग रिस्क बोलेंगे। वेरी इजी, द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन, जो ऑडिटर अपना कंक्लूजन फॉर्म करेगा सैंपल के बेसिस पे चेक करने से, वो हो सकता है डिफरेंट हो। अगर वो 100% चेकिंग करेगा तो may be different from the conclusion if the entire population was subjected to the same audit procedure. मतलब अगर ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर 100% सारे ट्रांजैक्शंस चेक करता और अब तो सिर्फ वो सैंपल चेक कर रहा है, तो उससे अगर कोई ऑडिटर के कंक्लूजन में डिफरेंस होने के चांसेस होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, सैंपल यूज करने पे, सैंपल मेथड यूज करने में, सैंपल बेस्ड चेकिंग यूज करने से आने वाली रिस्क को क्या बोलेंगे? सैंपल रिस्क। की हो सकता था अगर ऑडिटर सारे ट्रांजैक्शन चेक करता तो वो शायद कुछ और कंक्लूजन ड्रॉ करता, पर अगर वो सैंपल बेसिस पे चेकिंग कर रहा है तो कोई और कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, तो दोनों कंक्लूजन में डिफरेंस है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस डिफरेंस, या अगर डिफरेंस आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सैंपल रिस्क बोलेंगे। सैंपलिंग करने का रिस्क बोलते हैं। सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू 2 टाइप ऑफ इरोनियस कंक्लूजन। हो सकता है सैंपल रिस्क के आने से 2 टाइप के कंक्लूजन हो सकते हैं। वेरी इजी कंक्लूजन। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब जब आप इंटरनल कंट्रोल का चेक करते हो, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। होप ऐसा हो सकता है कि आप क्या करो, सैंपल बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल को चेक करो और आपको लगे कि क्या है, इंटरनल कंट्रोल एकदम मस्त है, बहुत इफेक्टिव है, पर एक्चुअली में अगर आप 100% इंटरनल कंट्रोल चेक करते तो आपको पता चलता कि वो इफेक्टिव नहीं है। और इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आपने सैम्पलिंग बेसिस पे चेक किया और बोला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, बट एक्चुअल में जब आप फैक्ट्स पूरे 100% चेक करते तो लगता कि हाँ है। तो इससे क्या होगा? ये एक क्या है? इरोनियस कंक्लूजन है। इससे ऑडिटर गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि ऑडिटर को सैंपल बेसिस पे चेक करके लगता है कि इंटरनल कंट्रोल एकदम बढ़िया है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट कोई है नहीं, बट एक्चुअल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होंगे और क्या होंगे? इफेक्टिव भी नहीं होगा इंटरनल कंट्रोल। तो पहला क्या हो गया? इरोनियस ये है। सेकेंड क्या है? इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव। ऑडिटर ने कुछ सैंपल बेसिस पे चेक किया और ये कंक्लूजन फॉर्म कर दिया कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, बट बल्कि एक्चुअल में क्या है? इफेक्टिव है। और इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, ऑडिटर ने सैंपल बेसिस पे चेक करके बोला मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बट इन फैक्ट इट डज नॉट। सो दीज आर व्हाट? These are 2 types of erroneous conclusions जो सैम्पलिंग रिस्क से क्या करता है? ऑडिटर फॉर्म करता है। तो आई होप आपको सैम्पलिंग रिस्क और उससे आने वाले दोनों erroneous conclusions के बारे में, गड़बड़ conclusions के बारे में आपको पता चल गया हो। अब पढ़ेंगे नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये लास्ट पॉइंट है, थोड़ा पेशेंस बना के रखो। आई नो आप लोग भी टायर्ड है, मैं भी टायर्ड हो गई हूँ यार बोल बोल के। तो द रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेज एन erroneous conclusion for any reason not related to sampling risk. तो द सोर्सेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग रिस्क आर, मतलब सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब हो गए जो रिस्क सैम्पलिंग से नहीं आती, दूसरी वजहों से आती है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। तो सोर्सेस क्या होते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क के? ह्यूमन मिस्टेक की वजह से, या हो सकता है ह्यूमन मिस्टेक हो जाए, ऑडिटर ही कोई गलती कर दे,
या फिर मिसइंटरप्रेटिंग द सैंपल रिजल्ट, या फिर जो सैंपल से रिजल्ट आया था आपने उसका मिसइंटरप्रिटेशन कर दिया, उसको ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया, या आपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर नॉट अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, आपने ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए जो अप्रोप्रिएट ही नहीं थे, या ऐसे भी हो सकता है। या फिर रिलाइंग ऑन द एरोनियस इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल एरोनियस कॉन्फर्मेशन, आपने गलत इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर लिया। तो ऑडिटर की ये जो 1 2 3 4 मिस्टेक्स होती है, जिसको सोर्सेस होती है नॉन सैम्पलिंग रिस्क का, मतलब सैम्पलिंग से आने वाली रिस्क नहीं होती, ये अदर रीजन से होती है। ये अदर रीजन के सोर्सेस हमने अभी स्क्रीन के सामने आपकी आंखों के सामने है, तो इनकी वजह से आता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क, एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क कैन नेवर बी मैथमेटिकली measured, right? Obviously it cannot be measured। तो हमने आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में पढ़ी है। आई होप आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो गई हो कि ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, क्या अप्रोचेज हैं इसके, क्या मेथड्स हैं इसके। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत मजा आया हो। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया, तो आप क्या करेंगे, मुझे एक थम्स अप देंगे। और अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, and you can use my name as a code, that is Deepika Rathi, and avail an extra 10% discount. Okay, I hope you guys had a lovely session with me today, and that is it. Keep working hard, and keep loving, and yes, that is it for today, and have a good day, guys.